Hello students, we are going to solve JEE Main 2020 2nd September Shift 1 पेपर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है YDSE एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। उसमें जो वैल्यूज दी हुई है डिस्क्राइब करके उसको मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दो स्लिट्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन जो है उसको स्मॉल d लिख दिया मैंने। वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 mm। स्लिट्स वाला जो प्लेन है वहां से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो दे रखी है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल D बोल देता हूं, दैट इज 1 मीटर। यहां से 1.27 मिलीमीटर ऊपर ये जो पॉइंट P है, यहां पर हमसे पूछा गया है कि दोनों स्लिट से आने वाली जो लाइट है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस एंड दिस। अगर मैं इसको x1 और इसको x2 बोल दूं तो हमसे पूछा गया है x2 माइनस x1। अब अगर हम लोग यहां से दोनों स्लिट्स के बीच में जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से उस पॉइंट को कनेक्ट करें, ये एंगल थीटा बोले, तो इस थीटा के टर्म्स में हम ये जानते हैं कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें ये होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, इफ दिस एंगल इज स्मॉल देन दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट वेव्स रीचिंग पॉइंट P, और वो पाथ डिफरेंस जो आता है दैट इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू साइन थीटा। नाउ नोटिस करो यहाँ पर देखो ये जो एंगल है ये काफी स्मॉल होगा क्योंकि देखो ये 1.27 मिलीमीटर है एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर बोल सकता हूँ मैं इसको। तो एंगल क्योंकि स्मॉल है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा, एंड इसमें tan थीटा की वैल्यू इसको अगर मैं y बोल दूं तो y अपॉन कैपिटल D लिख सकता हूँ मैं। तो जो वेवलेंथ दी है क्वेश्चन में उसका यूज नहीं हुआ, इन वैल्यूज को यूज करके अपने को आंसर निकालना था। तो उसमें यहाँ पर स्मॉल d की जगह लिख दिया मैंने 10⁻³ मीटर। ऐसा यूनिट्स में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसकी जगह लिख दिया हमने 1.27 इंटू 10⁻³ एंड अपॉन 1 विच कम्स आउट टू बी 1.27 माइक्रोमीटर। करेक्ट, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक तो है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए आप खुद सोचो, कॉमन सेंस से ये समझ में आ जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटाइजेशन है वो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो उसको लूज नहीं करना चाहिए, या फिर हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो भी उसको अपना मैग्नेटाइजेशन इजीली लूज नहीं करना चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी लार्ज रिटेंटिविटी हो और लार्ज कोएर्सिविटी हो। करेक्ट, जबकि ट्रांसफार्मर की कोर में जो हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की कोर में जो कॉइल होती है जिसमें से करंट फ्लो होता है वो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, बार बार चेंज करता है। करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी बार बार। तो ट्रांसफार्मर की कोर में जो मैग्नेट यूज होता है उसके लिए तो एग्जैक्टली इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी चाहिए कि वो अपना मैग्नेटाइजेशन बहुत ही इजीली लूज कर दे। करेक्ट, तो उसके लिए हमें स्मॉल रिटेंटिविटी चाहिए और स्मॉल कोएर्सिविटी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं इन यूजेस के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। तो ऑप्शंस में हमें ये मिल रहा है, इसलिए दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स दे रखी हैं जिनकी लेंथ वगैरह सब कुछ आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल की बनी है। तो ज्योमेट्रिकली शेप भी उनका जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या उनकी जो लेंथ है वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है और सेम मटेरियल की बनी है, तो डेंसिटी भी एग्जैक्टली सेम होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है अपने को जिसके बारे में वैल्यूज दे रखी हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड से फिक्स्ड है। अगर स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे 1/2L √T/μ। दोनों की लेंथ आइडेंटिकल है, ये तो हमें पहले से पता है। दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, लेंथ भी आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये क्वांटिटीज तो एग्जैक्टली सेम है, फर्क सिर्फ टेंशन का है जिसकी वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्स के लिए दे रखी है 450 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाई के लिए
दे रखी है 300। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे अपने को मिलता है टी एक्स अपॉन टी वाई का अंडर रूट इज इक्वल टू 450 अपॉन 300, दैट वुड बी 3/2। दैट मीन्स टी एक्स अपॉन टी वाई इज इक्वल टू 9/4 विच इज 2.25, जो हमसे रेशियो पूछा गया था। So that would be the final answer. Okay. Next question is from dimensional analysis. उसमें यंग्स मॉडुलस की हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। Assuming force, speed and area are the fundamental quantities. तो हम क्या लिखेंगे? यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है that would be assumed as कि फोर्स की पावर x, एरिया की पावर y और स्पीड की पावर z। ठीक है। अब ये जो यंग्स मॉडुलस है, इस यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, हम सेपरेटली लिख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। करेक्ट। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन तो क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, दिस इज डायमेंशनलेस। तो एक्चुअली फोर्स, एरिया और स्पीड ये अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो मैं वैसे डायमेंशनल एनालिसिस करता तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका यहाँ लिखता, मैं फोर्स, एरिया और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिखते, फिर हम पावर्स को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते। बट यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि यंग्स मॉडुलस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एरिया एज दिस। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया, हमें वो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा कि फोर्स की पावर 1 होगी, ए की पावर -1 होगा और स्पीड पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला वुड बी दिस। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वायर दिया हुआ है पैराबोला के शेप में, जिसको वाई एक्सिस के अराउंड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से, और उस वायर पर एक बीड है जो कि ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट के, वहां पर वायर के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहती है, देयर इज नो फ्रिक्शन, और हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर दिस सिचुएशन। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले हम लोग। ये हो गया पैराबोला जिसकी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 4c(x²). यहां पर मान लो बीड है जो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a, B, और y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट इस वायर को ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो वायर के रिस्पेक्ट में तो ये बीड स्टेशनरी है, तो हम वायर के रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हैं और उसके रेफरेंस फ्रेम में नेट फोर्स जो है वो इस बीड के ऊपर 0 कर देते हैं। नेट फोर्स में नीचे की डायरेक्शन में mg, इस डायरेक्शन में वायर के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ना ये वायर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा रेडियली आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वही उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। तो यहाँ आएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह a लिख दिया मैंने क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट a है। ये तीनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, दो एक्सिस ली, एक ये एक्सिस और दिस एक्सिस, ये दो एक्सिस ले ली। ठीक है, इसके लिए हमने लिखा कि सपोज दिस एंगल विच विल बी सेम एज दिस एंगल, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स का इधर वाला कॉम्पोनेंट जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर a कॉस थीटा, और mg का इधर वाला कॉम्पोनेंट, यहाँ पर अगर एंगल देखें अपन तो दिस वुड बी 90 माइनस थीटा, तो इधर जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट वुड बी mg साइन थीटा। तो मैं जो FBD है वो यहाँ बना देता हूँ कि जो इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आ रहा है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर a कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारे पास mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर a साइन थीटा, और mg कॉस थीटा, दिस डायरेक्शन नॉर्मल। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट्स ले लिए। नॉर्मल इन दोनों को बैलेंस करेगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें अगर, तो हमें मिलता है mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा, मास कैंसिल, एंड व्हाट वी गेट इज tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a
अपॉन जी। ये tan थीटा की वैल्यू आती है। नाउ tan थीटा क्या है, यहां पर ड्रॉ करी गई टेंजेंट का स्लोप है। तो एक कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अगर निकालना हो तो व्हाट वी कैन डू इज dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन सेपरेटली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल टू 4cx स्क्वायर दिया है, तो dy बाई dx will be equal to 8cx and what we need is dy by dx at x equal to a। इस पॉइंट पे चाहिए हमें स्लोप, तो यहाँ पर आ जाता है 8c इंटू ए, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। 8c इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन जी। ए गेट्स कैंसल्ड आउट और ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 2 अंडर रूट 2gc। दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर ओमेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव दे रखी है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया जो क्वेश्चन में दी हुई है, और उससे अपने को मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड्स बताने, जो भी ये फाइनल वेव होगी जिसमें कैरियर वेव के ऊपर हमने जो सिग्नल है वो सुपर इम्पोज कर दिया है, तो उससे फाइनल इक्वेशन ये मिली हुई है। तो बेसिकली ये जो अपना टर्म है, इसके सामने ये जो लिखा हुआ है, ये एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है उसका, ठीक है। जो कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया हमने अपना सिग्नल, उसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगा। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ए मैक्स अगर निकालेंगे तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाली है अपने पास, दैट वुड बी 1.6 इंटू 5 करेंगे अगर अपन, तो 8 वोल्ट्स। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है इसलिए यूनिट वोल्ट्स ले लिए। और जो मिनिमम अपने को निकालना है, उसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0.4, और 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। नाउ ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बट द क्लोजेस्ट ऑप्शन टू बीइंग एक्यूरेट वुड बी जिसमें मैक्सिमम 8 दिया हुआ है एंड मिनिमम जो 5/2 दिया हुआ है, दैट इज नॉट 2.5 है, बट दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अमंग्स द ऑप्शंस गिवन। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वो है, और वैसे एक्चुअल वैल्यूज ये होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यूजेस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन को गिवन स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसा केस है कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज जो यूनिफॉर्म है वो इस डायरेक्शन में 0.3 टेस्ला, प्रोटॉन का चार्ज ई और मास m, उसको इनिशियल स्पीड 4 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, और यह एंगल 60 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो इसका जो पाथ होगा वो पाथ होगा हेलिकल। उस हेलिकल पाथ की अपने को पिच फाइंड करनी है, एंड उस पिच का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए होता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ आ जाएगा v cos 60 डिग्री, v नॉट cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड, दैट वुड बी 2πm अपॉन q इंटू v। तो ये आ जाएगी अपने पास पिच, v नॉट की वैल्यू रखी 4 इंटू 10⁵ cos 60 में 1/2, यहाँ लिखा 2π, m/q में मास और जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू दी है उसमें 1.67 है मास में और 1.69 है चार्ज में, तो उनको डिवाइड करने पर मैं मान रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो एग्जैक्टली इक्वल है। 10 की जो पावर है उसका फर्क है, तो उसकी वजह से 10⁻⁻8 बचेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो है 0.3, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से 4π/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 10 की पावर ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं अगर अप्रॉक्सीमेटली तो ये कितना आ रहा है, ये 3.14 होगा, तो दिस वुड बी क्लोज टू 4 सेंटीमीटर्स। दैट वुड बी द फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गैलेक्सी है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट से रेडियल डिस्टेंस के साथ गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। एक स्टार है, एक छोटा सा स्टार है जो कि कैपिटल आर डिस्टेंस पर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इस गैलेक्सी में। तो उसके टाइम पीरियड का डिपेंडेंस अपने को फाइंड करना है उसकी ऑर्बिट के रेडियस के साथ। तो मान लो कि वो स्टार जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस ये है कैपिटल आर, ये वो ऑर्बिट है
जबकि गैलेक्सी एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिस ऑल्सो, ठीक है, गैलेक्सी का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज इन दिस रीजन ऑल्सो एंड आफ्टर दिस रीजन ऑल्सो मास इज प्रेजेंट। तो यहां पर अगर हम लोग मान लें कि m मास का स्टार सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और मास डिस्ट्रीब्यूशन भले ही यहां से रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो बट स्फेरिकली स्पीकिंग सिमेट्रिक है। तो व्हाट आई कैन से इज कि इस मास के ऊपर, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी दैट विल बी, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी दैट विल बी इफेक्टिवली ड्यू टू जितना मास इस डॉटेड लाइन से जो स्फीयर बना है उसके अंदर जितना मास आ गया, ठीक है, उस मास को मैं कैपिटल M लिख रहा हूं, इफेक्टिवली उस मास के कारण लगेगी। क्योंकि इसके बाद अगर मैं कोई हॉलो स्फेरिकल शेल कंसिडर करूं जिसका रेडियस कैपिटल R से ज्यादा हो, तो उस हॉलो स्फेरिकल शेल के कारण इसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट वुड बी 0 एंड दैट कॉन्सेप्ट विल अप्लाई फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट स्फेरिकल शेल्स। जो भी इसके बाद स्फेरिकल शेल्स बनेंगी उनके कारण इसके ऊपर नेट फोर्स 0 ही रहेगा। इसलिए मुझे इसके अंदर जो मास है वो फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है दैट फोर्स विल बी GMM अपॉन R स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R। इस तरह से ये, लेकिन अपने को मास फाइंड करना है तो उस मास को फाइंड करने के लिए हमने स्मॉल r रेडियस और dr थिकनेस की एक थिन हॉलो स्फेरिकल शेल कंसिडर करी। इसका मास लिख लेता हूं मैं dm। तो ये मास कितना होगा, दिस विल बी डेंसिटी जो दे रखी है क्वेश्चन में k बाय r मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर dr। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से कैपिटल R तक, तो हमें जो मास है वो मिल जाता है 4 पाई k, ये कैंसिल हो गया, और R स्क्वायर बाय 2। ये मास की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम, तो G इंटू 2 पाई k R स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू अंडर रूट R, ये आ रहा है हमारे पास। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई R जो उसके ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस है अपॉन स्पीड। वो स्पीड अगर नीचे इस कांस्टेंट इंटू रूट R आएगी तो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 1/2। इन अदर वर्ड्स t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R। So that would be the final answer. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और उस कंटेनर को उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो लिक्विड के सरफेस का शेप कुछ इस तरह से बन जाता है। इस लिक्विड के सरफेस का जो लोएस्ट पॉइंट है और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इनके बीच में हाइट का डिफरेंस हमें फाइंड करना है सेंटीमीटर्स में। कंटेनर का रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर्स। मैंने अज्यूम किया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये जो पॉइंट है दिस इज ओरिजिन, और ये जो लिक्विड का सरफेस है वो ऐसे शेप का होगा। उसका जो क्रॉस सेक्शन आपको ये डायग्राम में दिख रहा है उस क्रॉस सेक्शन में ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग पहले। तो हमने एक जनरल पॉइंट लिया इसके सरफेस पर, एक लिक्विड का पार्टिकल जिसका मास मान लो m है। कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में उसका एफबीडी बना रहा हूं मैं। तो नीचे की डायरेक्शन में mg और इस डायरेक्शन में अपने पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। x क्या है, इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ही एक्सिस से उसकी डिस्टेंस होगी, तो यानी कि उसके सर्कुलर पाथ का, उस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया। अब एक आइडियल लिक्विड के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, एक आइडियल लिक्विड के लिए सरफेस पर कोई भी पार्टिकल ले लो तो उसके ऊपर लगने वाला ये रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इफ अ सूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड, अगर कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा हो तो फिर सूडो फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड। तो कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है एक आइडियल लिक्विड की। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है ये, ठीक है, एफ रिजल्टेंट। वो सरफेस, यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है सरफेस के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं
तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा मान लिया, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। तो ये जो वेक्टर डायग्राम बना हुआ है जिसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा के ये रिजल्टेंट निकाल रखा है, उसमें ये tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा विल कम आउट टू बी दिस कॉम्पोनेंट अपॉन दिस कॉम्पोनेंट m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg। tan थीटा बेसिकली इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप है। तो हम अगर इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स। और अगर हम इस कर्व की इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है। 0 से x की वैल्यू अपन क्या रख दें, 5 रख दें सेंटीमीटर्स, और y की वैल्यू 0 से h ही तो फाइंड करना है हमें। तो हमने लिखा h कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर इंटू 25 बाई 2 इंटू जी। सेंटीमीटर्स में आंसर देना था तो मैंने x की वैल्यू सेंटीमीटर्स में ही रख दी। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है, कोलिजन का क्वेश्चन है कि m मास का पार्टिकल कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से आता है और एक 3m मास के पार्टिकल से टकराता है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब कोलिजन के बाद ये पार्टिकल m मास का जो पार्टिकल था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाता है, और 3m मास का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है कि ये जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था m का वो x है और उसके परपेंडिकुलर y। तो इसकी दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मान लेते हैं, vx और vy। ठीक है, ये vy इधर इसलिए होगा क्योंकि भाई y डायरेक्शन में आप चाहो तो vy को इधर भी मान सकते हो, बट मुझे पता है कि y डायरेक्शन में इनिशियली कोई लीनियर मोमेंटम था नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो y डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मोमेंटम जो है उसको कैंसिल आउट करने के लिए इसका डेफिनेटली जो मोमेंटम आएगा y डायरेक्शन में दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। बट हमने लिखा कि इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में आएगा m इंटू यू इज इक्वल टू, बाद में तो इसका x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है नहीं, इसके लिए आ जाएगा 3m इंटू वी एक्स। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, वी एक्स इज इक्वल टू यू बाई 3। दूसरा हमने लिखा मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन फॉर द सिस्टम। तो इनिशियली 0, बाद में m इंटू वी और माइनस ऑफ 3m इंटू वी वाई क्योंकि नेगेटिव साइड माना है इसलिए माइनस लगा दिया। यहाँ से वी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास v बाई 3। ठीक है, अब कोलिजन किस टाइप का बोला है, क्वेश्चन में बोला है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो 1 होगा ही, बट क्योंकि ये ऑब्लिक कोलिजन है और हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा इसमें, तो एक और प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन की, वो है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर इसकी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते समय हाफ 3m इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, मास कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या आता है, यू स्क्वायर और ये यू स्क्वायर बाई 3 जो है वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 3 4v स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, ये कैंसिल दिस। तो हमसे v की वैल्यू पूछी गई थी, वो आ जाती है हमारे पास u बाई √2, फाइनल आंसर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है कि एक हॉलो स्फीयर था हमारे पास ग्लास, उससे हमने एक स्फेरिकल मिरर बना लिया इस तरह से, है ना। दैट स्फीयर इज नॉट प्रेजेंट
बस उसका ये पोर्शन कट करके एक साइड को सिल्वर करके ये कॉन्केव मिरर बना दिया। ठीक है, तो इस डायग्राम से ये दिख रहा है कि वो जो स्फीयर था उसका रेडियस था 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो वो इस मिरर का क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जहां लोकेटेड है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर्स हो गई, तो ये क्या हो गया, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सिचुएटेड है। तो इसके लिए तो हमें वैसे भी इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती है मिरर के लिए उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली पता है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सिचुएटेड होगा तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। इट विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फोकस बना दूं तो एक रे अगर ऐसे भेजें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से पास होगी, और एक रे अगर मैं फोकस से पास होती हुई भेजूं तो वो पैरेलल हो जाएगी, और यहां पर ये बनेगी इमेज। देख लो क्लियरली, रे डायग्राम से भी दिख रहा है कि दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये रहा। ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सॉलिड सिलेंडर इस तरह से रखा हुआ है और उसको ये एक स्टेप है जिसके ऊपर अपने को पुल करना है, तो इसके ऊपर चढ़ाना है इसको, तो उसके लिए ये जो फोर्स लग रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिलेंडर बोला, यानी कि वी विल अज्यूम कि ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m। तो इसके एफपीटी में यहां से mg बनेगा, mg लगेगा, ग्राउंड से जो नॉर्मल लगेगा, जिस इंस्टेंट पे मिनिमम वैल्यू बतानी है इस फोर्स की जिससे कि हम इस सिलेंडर को सक्सेसफुली इस स्टेप के ऊपर पुल कर लें, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो ये जस्ट ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ रहा होगा उस टाइम पे, और जस्ट ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ रहा होगा इसका मतलब है ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल क्या होगा, 0। यहां से नॉर्मल लगेगा, ठीक है, और वो नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इसके सेंटर से पास हो रहा होगा, तो ये नॉर्मल एक्ट होगा। बट हम लोग इस एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क बैलेंस करेंगे। हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो जस्ट इस फोर्स का जो टॉर्क है वो mg का जो ऑपोजिट टॉर्क है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ये बॉडी लिफ्ट हो जाएगी, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा टॉर्क ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या mg फोर्स। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स लिखना है अपने को, तो क्या आएगा अपने पास, इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल का तो वैसे ही 0 हो गया, फोर्स और mg बचे, तो f का टॉर्क आने वाला है अपने पास f इंटू आर, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन mg का चाहिए अब हमें, तो ये एंगल अगर सपोज थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ r इंटू mg का इधर वाला कॉम्पोनेंट विच विल बी mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा इंटू आर लिखा जा सकता है। ये r तो कैंसिल कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो इस डायग्राम को अगर मैं यहां पे बनाऊं, ये एंगल थीटा था, ये r है, जबकि ये जो है मैंने ये जो लाइन खींची है यहां पर अगर खींचते तो ये हाइट जो है वो a है, ये कितना हो जाएगा r माइनस ए, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन mg मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर। इस आर को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं और मिनिमम वैल्यू बोल देते हैं हम लोग mg अंडर रूट 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके नीचे जो आर स्क्वायर आएगा उससे 1 हो गया, तो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस सिलेंडर ओवर दिस स्टेप। ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एक
यूनिफॉर्म 1 मीटर लेंथ की रॉड है जिसको इस तरह से अपन ने सीलिंग से सस्पेंड कर रखा है 2 इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से, और यहाँ से 75 सेंटीमीटर मार्क पर एक 2m मास का ब्लॉक लटका हुआ है। तो हमें ए वाली स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। इसको हम बोल देते हैं टी ए, इसको हम बोल देते हैं टी बी। वैसे ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा वो यहाँ लगेगा एम जी, करेक्ट। और इस रॉड पे देखें तो यहाँ पर टेंशन फोर्स लगेगा। इस ब्लॉक पर देखें तो नीचे की डायरेक्शन में 2mg लगेगा, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में यही टेंशन फोर्स लगेगा। है तो ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में, यानी कि दिस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू 2mg। तो अब सिर्फ इस रॉड के एफबीडी पे फोकस करो। यहां पे लग रहा है टेंशन बी स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग, यहां पर mg मिड पॉइंट पर और 75 सेंटीमीटर वाले मार्क पर टेंशन फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 2mg। ये बॉडी है इक्विलिब्रियम में, करेक्ट, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। तो नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा, बट वी जस्ट नीड टू फाइंड टी ए। तो हम एक काम करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बी, हम लिख रहे हैं summation of all torques about point B must be equal to 0 because of rotational equilibrium and translational equilibrium। तो B पॉइंट के बाद टेंशन जो है TB, इसका तो टॉर्क 0 हो ही जाएगा। 2mg का टॉर्क कितना आएगा? 2mg इंटू 25 सेंटीमीटर्स। mg का टॉर्क सेम सेंस में आएगा, तो mg इंटू 50 सेंटीमीटर्स, और इसका टॉर्क ऑपोजिट सेंस में आएगा, तो माइनस ऑफ TA इंटू 100 सेंटीमीटर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। 25 से ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स आ जाता है, तो ये आ जाता है 2mg प्लस 2mg 4mg, और यहाँ पर एक 4 का फैक्टर है, तो TA एक्चुअली कम्स आउट टू बी mg। दैट्स इट। ये क्वेश्चन जो है वो KTG का क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि एक मिक्सचर है अपने पास जिसमें ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं और आर्गन गैस के 5 मोल्स हैं। इस मिक्सचर की टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है इन RT यूनिट्स, कि कितने RT इसकी इंटरनल एनर्जी है मिक्सचर की। तो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली फॉर एन आइडियल गैस इट इज डिफाइंड एज F/2 nRT। तो मुझे अगर इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लिखनी है तो दोनों जो गैसेस हैं इस मिक्सचर में उन दोनों की इंटरनल एनर्जी का एडिशन करना है। तो F1/2 N1 RT, F2/2 N2 RT। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5। नंबर ऑफ मोल्स उसके दे रखी है 3। आर्गन जो है इट इज अ मोनोटॉमिक गैस, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। नंबर ऑफ मोल्स लेकिन उसके 5 है। तो यहाँ देखो 15/2 प्लस 15/2 RT, दिस विल कम आउट टू बी 15 RT। तो इन टर्म्स ऑफ RT यूनिट्स अगर बात करें तो 15 वुड बी द आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, और दिया क्या है हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी कितनी है वो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो एनर्जी डेंसिटी जो दे रखी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1.02 इंटू 10 to the power -8। दिस एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज दिस अपॉन 2 म्यू नॉट, और हमसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ही तो पूछा गया। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 म्यू नॉट इंटू 1.02 इंटू 10 to the power -8। 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 to the power -7 इंटू 1.02 इंटू 10 to the power -8। This approximately comes out to be 116 nanotesla, 116 to 10 to the power -9। So that would be the final answer। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ट्रेन्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सपोज दिस इज वन ऑफ द ट्रेन्स एंड दिस इज द अदर, A एंड B। A चल रही है ट्रेन 36 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज सेम एज 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड B वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है 72 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज सेम एज 20 मीटर्स पर सेकेंड। A ट्रेन के अंदर एक पर्सन
ट्रेन ए का जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के अंदर 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.8 किलोमीटर पर आवर which is same as 0.5 meters per second. And what we need to find is, we need to find velocity of this man as seen from the reference frame of train B. यानी कि हमें find करना है velocity of man with respect to B, which will be velocity of man minus velocity of B. Velocity of man नहीं पता हमें, तो velocity of man with respect to A पता है, तो velocity of man with respect to A plus velocity of A, this will give me velocity of man माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये कैलकुलेशन करना है। पूरा क्वेश्चन वन डायमेंशनल है, सारी वेलोसिटीज इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, राइट या फिर लेफ्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग साइन रख लेंगे। तो इसका साइन हो जाएगा माइनस 0.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए की 10 और वेलोसिटी ऑफ बी विल बी माइनस 20। तो 20 प्लस 10 30 माइनस 0.5, that will be 29.5 meters per second. This is velocity of man with respect to B. Final answer. ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें रेजिस्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, चार मटेरियल्स दे रखे हैं, उनके रेजिस्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें अपने को अगर इनकी कंडक्टिविटीज या रेजिस्टिविटीज दोनों में से किसी भी एक का अगर आइडिया है तो हम आंसर दे सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट वैल्यूज अगर याद हो तो फिर आप आंसर ऑब्वियसली दे सकते हो। तो इनकी कंडक्टिविटी से काम चल जाएगा, है ना। कंडक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है कॉपर की, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन और उसके बाद मर्क्यूरी। तो रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली जो है उसी का उल्टा होगा। रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी मर्क्यूरी की, फिर आएगी टंगस्टन, फिर एल्यूमिनियम और सबसे कम रेजिस्टिविटी है कॉपर की। तो ये अपने पास ऑर्डर हो गया रेजिस्टिविटी का। इसमें से अपने को चार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। द करेक्ट ऑप्शन दैट मैचेस इज रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। दिस ऑप्शन मैचेस विद द एक्चुअल ऑर्डर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक्स है। इसमें दे रखा है कि अगर एक एटम हो यूरेनियम 235 का, उसका फिशन हो तो एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻⁶ मेगा लिखा है इसलिए, और जूल्स में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो इतनी जूल्स एनर्जी रिलीज होती है अगर एक यूरेनियम के एटम का फिशन होता है। अब अगर मान लो 1 मोल यूरेनियम 235 हो, इसका मतलब कितने ग्राम यूरेनियम 235 होगा? 235 ग्राम्स हो जाएगा मोलर मास उसका। 235 ग्राम्स यूरेनियम 235 हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो होगी 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मोल में जितने इसके एटम्स होंगे उतने बार फिशन होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम लिखें कि 1 kg, 2 kg जो सैंपल में क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 kg ले लेते हैं अपन। 2 kg यूरेनियम 235 अगर पूरा यूज हो जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर 2 इंटू 1.6 इंटू 6.023 और 10 की पावर जो सारी वो कंबाइन कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर 8, ये 10 की पावर -19 है तो ये कंबाइन होकर 10⁻⁻11 हो जाएंगे, और 10⁻⁻11 और 10⁻23 तो ये बचेगा अपने पास 10⁻12। ओके, तो ये अपने पास नंबर आ जाता है कि ये जो वैल्यू लिखी है दिस अपॉन इतनी एनर्जी किससे रिलीज हुई थी? 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम से। तो मैंने पर केजी अगर निकालना हो तो 0.235 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया एनर्जी रिलीज पर केजी, और इनटू 2 कर देते हैं तो 2 केजी यूरेनियम जब पूरा यूज होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बट ये 2 केजी यूरेनियम कितनी ड्यूरेशन में यूज होता है? 30 डेज में।
हमें तो इस पावर प्लांट का पावर आउटपुट जो है वो वॉट्स में निकालना है, यानी कि जूल्स पर सेकेंड। तो पावर आउटपुट अगर लिखेंगे हम लोग तो दैट विल बी, इसमें आ गया अपने पास 2 × 2 4 × 1.6, तो ये आ जाएगा अपने पास 6.4 × 6.023 × 10⁻12 अपॉन 0.235, और ये 30 डेज में था तो इसको अपने को बस पर सेकेंड में लाना है, तो डिवाइड बाय 30 डेज, ये पर डे हो गया, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ये अपने को पावर आउटपुट देगा वॉट्स में। तो दिस नियरली कम्स आउट टू बी 60 megawatts. दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज जो हैं वो कंप्लीटली क्लोज होते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ जीरो एरर है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि पॉजिटिव जीरो एरर है। ओके, अब उसके अलावा जो वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन है वो मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ परफेक्टली अलाइन होता है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि जो जीरो एरर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव जीरो एरर, यानी कि उसको फाइनल रीडिंग में से हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड पर है तो मेन स्केल रीडिंग जीरो हो गई, और 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड किया है मेन स्केल के डिवीजन से, तो 7 × लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेन स्केल पर एक डिवीजन की जो लेंथ है दैट इज 1 mm। दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी है कि 9 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 9 मेन स्केल डिविजन्स का मतलब 9 mm हो जाएगा, तो 9/10 0.9 mm, और लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 mm minus 0.9 mm, which will be 0.1 mm। तो यहाँ से अपने को पता चला कि इस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो है 0.7 mm। अब सिलेंडर की लेंथ हम नाप रहे हैं, तो उसमें बताया कि मेन स्केल में तो जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के 3.1 और 3.2 सेंटीमीटर्स वाले जो मार्क हैं उनके बीच में आता है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ सिलेंडर नापना है उसकी रीडिंग क्या आ जाएगी, क्वेश्चन में बोल रखा है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर्स वाले मार्क के बीच में आता है। तो हमें क्या लिखना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 3.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ mm है, ये सेंटीमीटर्स हो गया। वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 4, और लीस्ट काउंट है 0.1 mm, सेंटीमीटर्स में 0.01 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, तो इंटू 0.01 सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 3.14 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये फाइनल रीडिंग नहीं हुई, इसमें से अपने को जो पॉजिटिव जीरो एरर था वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 0.7 mm था तो 0.07 सेंटीमीटर्स बोल सकते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ आ जाएगी दैट विल बी 3.07 सेंटीमीटर्स, जीरो एरर को एडजस्ट करने के बाद। ओके, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक चार्ज Q और मास M के पार्टिकल को V0 वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस देकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम x = 0, और x = d तक ही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। तो x = d के बाद ये जो रीजन है ना, ये वाली लाइन के बाद पार्टिकल का पाथ जो होगा उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसके कारण एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में चलेगा तब तक तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। और यहाँ पर पहुंचने के बाद क्योंकि फोर्स लगना बंद, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और जितने मैग्नीट्यूड की होगी उस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। करेक्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इसकी इक्वेशन हमें चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स लगा क्यू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ठीक है, यहां तक पहुंचने में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को पूरा क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, उसके लिए अगर हम लोग ये बोलें कि ये जैसे एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। दिस विल बी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक्स और वाई में अगर सेपरेट करें अपन, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में हो गई वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी वाई में हो गई 0, एक्सेलरेशन एक्स में हो गया 0, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हो गया क्यू ई बाय एम विद अ माइनस साइन डाउनवर्ड। तो एक्स डायरेक्शन में डी डिस्प्लेसमेंट जितनी देर में हो जाएगा उतना टाइम लगेगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन क्रॉस करने में। तो ये क्या लगाएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम सिंस एक्सेलरेशन इज 0, दिस कम्स आउट टू बी डी अपॉन वी नॉट। और इतने टाइम में वो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, उसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ क्यू ई बाय एम इंटू डी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। टाइम की ये वैल्यू पुट कर दी। तो क्योंकि इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0 ही था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो जितना y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही उसका y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो हो जाएंगे d, y एंड y की वैल्यू ये रही। इसके बाद जो भी उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और जो भी उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है इस इंस्टेंट पर, और ये एंगल थीटा, ये उसकी नेट वेलोसिटी हो गई। तो जो भी उसकी टोटल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। तो ये वेलोसिटी की अगर हम लोग एक्स एक्सिस से ये एंगल निकाल लें डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में ये मूव करने वाला है, करेक्ट। तो ये tan थीटा अगर हमें निकालना हो तो वी कैन से दैट वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, वी वाई नेगेटिव होगा इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। तो हमारे पास क्या आता है, वी वाई की वैल्यू होगी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू 0 माइनस क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो टी में तो लिखेंगे अपन डी बाय वी नॉट। तो यहाँ आ रहा है अपने पास क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट, ये तो वी वाई हो गया, और वी एक्स कितना रहेगा, सेम कांस्टेंट वी नॉट, तो वी नॉट का स्क्वायर हो गया। ये जो है इस लाइन के अलॉन्ग चलेगा, इसमें इस पॉइंट से इसको पास भी करना है, और इस लाइन का स्लोप जो होगा ये जो है, तो उसमें तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापते हैं, सिंस दिस एंगल इज बिलो एक्स एक्सिस, तो अपने को स्लोप जो है वो क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इक्वेशन आने वाली है दैट विल बी, इसको अगर y नॉट बोल दें तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसमें y माइनस वाई नॉट में अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन, वाई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए। स्लोप में हम इसी का नेगेटिव रखेंगे, माइनस ऑफ क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट में x माइनस डी। ये वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करके अपने को लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ डी स्क्वायर आएगा, तो क्यू ई डी स्क्वायर बाई एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू ई डी स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर, ये टर्म उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो मैंने लिखा d बाई 2 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन आएगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट line path that this particle will follow after
एग्जिटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर को 220 वोल्ट तक चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है। 220 वोल्ट के सोर्स से इसको चार्ज किया बैटरी से और फिर इसको डिस्कनेक्ट करके सीरीज में एक 2.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देखो, अगर एक चार्ज कैपेसिटर को लाके सीरीज में दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे और सर्किट ऐसे कंप्लीट करोगे तो उसको ऐसे ड्रॉ करें या ऐसे ड्रॉ करें, इट डजंट मैटर। ओके, तो इसमें जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी में कितना चेंज आता है सिस्टम की, वो एनर्जी चेंज हमें फाइंड करना है। तो हमने बोला कि ये कितना चार्ज अभी अक्वायर कर लेगा, Q इज इक्वल टू CV, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 220 माइक्रोकूलम, दिस इंटू 220। फिर वो चार्ज जो है, मान लो ये 5 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है एंड दिस इज 2.5, वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके ऊपर Q1 माइनस Q1 आता है सपोज, और इसके ऊपर Q2 माइनस Q2। तो ये इस तरह से कनेक्ट है, तो दिख रहा है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब रुकेगा जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझना था कि दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा जब फाइनली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाने का मतलब Q1 by C1 should be equal to Q2 by C2। दैट इम्प्लाइज चार्ज जो आएगा इनके ऊपर वो इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में आएगा, एंड दैट इज, अगर इसको C1 बोल दूं मैं और इसको C2, तो वो रेशियो कितना है, 2:1। करेक्ट। तो इसका 2/3 चार्ज इसको मिलेगा और इसका 1/3 चार्ज इसको मिलेगा। Q1 अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 220 माइक्रोकूलम, और Q2 लिखना है तो 1/3 इंटू 5 इंटू 220 माइक्रोकूलम। अब एनर्जी में चेंज निकालना है कि इस सिचुएशन में जब ऐसे कनेक्ट किया तो एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो हमने लिखा चेंज इन एनर्जी, इनिशियली जो भी थी और फाइनली जो भी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इनिशियली तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 5 माइक्रो जूल्स में बात करें अपन, हाफ CV स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर। यहां पर अगर अपन बात करें तो इनके अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है, दिस अपॉन C1 करूंगा। अगर अपन Q1 बाय C1 करें तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू 220, है ना, 2/3 इंटू 220 आ जाएगा अपने पास। तो मैं लिख सकता हूं कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज हाफ, दोनों के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल है वो हमने फाइंड कर लिया। क्या कहा मैंने, 2/3 इंटू 220। अगर आप इससे भी कैलकुलेट करोगे तो Q2 बाई C करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू अपॉन 2.5 करोगे तो 2.5 से ये कैंसिल होकर 2 आएगा, 2/3 इंटू 220। तो हाफ इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना हो गया, 5 प्लस 2.5 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इंटू 220 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ C इक्विवेलेंट एंड कॉमन वोल्टेज का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हमें करना था। तो इसमें जो कॉमन आ रही है चीजें वो अलग निकाल लेते हैं हम लोग। हाफ इंटू 220 स्क्वायर कम्स आउट टू बी कॉमन, यहां पर 5 आया एंड यहां पर अपने पास 4/9 इंटू 7.5 आएगा, 7.5 इंटू 4/9 ये आता है हमारे पास। और इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो एलसीएम ले लें तो ये 9 इंटू 5 अपने पास 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 7.5 इंटू 4 करेंगे अगर हम लोग तो ये 30 आ जाएगा, 45 माइनस 30 15/9 आएगा। तो ये आती है वैल्यू हाफ इंटू 22 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर 2, ये वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 15/9। ये तो 5 टाइम्स 3 टाइम्स ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं, ये आ जाता है अपने पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो 242 इंटू 5
इंटू 10⁻² अपॉन 3। और इसकी यूनिट का ध्यान रखना है, हमने यहाँ जो कैपेसिटेंस रखा है वो माइक्रोफैरेड में है, तो 10⁻⁻6 जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसको हमें एक्सप्रेस कैसे करना है, x/100 के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 0.1210 अपॉन 3 इंटू 10⁻²। ये आती है x की वैल्यू, और x आ जाता है अपने पास 12.10 अपॉन 3 विच इज बेसिकली 4.03। तो ये वैल्यू आई, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना था, तो फाइनल आंसर वुड बी 4। ओके, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें बोला है कि इंजन जो है वो एयर के 5 मोल्स को कंप्रेस करता है फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, इनिशियल प्रेशर 1 atm प्रेशर था। ये सारी बातें बता रखी हैं, और बोला है कि इस प्रोसेस में जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है इन किलो जूल्स। तो वो फाइंड करने के लिए एयर को हमें एक आइडियल गैस माना, डायटोमिक आइडियल गैस। तो हमने लिखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि T इंटू v⁻⁻1 विल रिमेन कांस्टेंट। तो T1 v1⁻⁻1 शुड बी इक्वल टू T2 v2⁻⁻1। हम फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर है 293, इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं V0 मान लूँ तो Γ-1 और फाइनल टेम्परेचर T2, और यहाँ पर V0/10⁻⁻1। T2 comes out to be 293 multiplied by 10⁻। डायटोमिक गैस मानना है आइडियल, जो कि रिजिड मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना हो जाएगा, 5। तो गामा जो है डायटोमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा, 7/5 -1, दैट विल बी 2/5। ये रहा। तो ये आ गया फाइनल टेम्परेचर। और इंटरनल एनर्जी में चेंज लिखना है तो हमें लिखना है F/2 NR डेल्टा T। F/2 में हमने लिखा 5/2, नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं, और R की वैल्यू और डेल्टा T। तो 293 कॉमन ले लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर में 10⁻²/5 होगा, और इनिशियल टेम्परेचर 293 था। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो 46.04 जूल्स किलो जूल्स के करीब आता है। नियरेस्ट इंटीजर में बात करें अगर, तो 46 किलो जूल्स विल बी द आंसर। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है EMI चैप्टर से है, और क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कुलर कॉइल अपने डायमीटर के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूमती है। कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है कि हाफ रोटेशन 0.2 सेकेंड्स में खत्म होता है, तो π/0.2 विच विल बी इक्वल टू 5 पाई रेडियंस पर सेकेंड। और इसका रेडियस दे रखा है 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इनिशियली इसका जो प्लेन है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर t = 0 पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, और ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट होगा, तो ये कॉइल का एरिया वेक्टर भी कॉइल के साथ रोटेट होगा। तो अगर कॉइल जो है वो t टाइम में ओमेगा t एंगल घूमेगी, तो मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ, वो होगा B इंटू एरिया इंटू कॉस, डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमने कॉस, उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ओमेगा t। और EMF जो इंड्यूस होगा दैट विल बी माइनस ऑफ d∅b/dt, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास BA ओमेगा साइन ओमेगा t। दिस इज द मैक्सिमम EMF डेवलप्ड इन दिस कॉइल। तो हमने बोला मैक्सिमम EMF जो डेवलप होगा उसकी वैल्यू लिखनी है, तो B की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 × 10⁻⁻5, एरिया हो जाएगा पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, एंड ओमेगा की वैल्यू है 5 पाई। ये आता है हमारे पास। तो यहाँ से आता है ये 5 × 3 15, यहाँ से 10⁻⁻2, तो ये हो गया 10⁻⁻7, और ये पाई स्क्वायर का एक टर्म आता है।
तो ये पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो ये आ जाता है 15 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज 15 माइक्रो वोल्ट्स। माइक्रो वोल्ट्स में आंसर पूछा था, तो आंसर वुड बी 15। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोला है कि मेटल की प्लेट पर जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V मिलता है। तो इसके लिए इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E इंटू वी। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ। जब हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ 3 लैम्डा कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V/4 हो जाता है। हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला गया है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हम ये लिख सकते हैं कि hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे जस्ट जो इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो व्हाट वी विल डू इज, इन दोनों इक्वेशंस में से ये जो EV की वैल्यू है उसको उठा के इसमें रख देते हैं। तो hc बाय 3 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन की जगह तो मैंने लिख दिया hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड 1/4 कॉमन ले लिया और EV की वैल्यू में लिख लिया hc बाय लैम्डा माइनस अगेन इस वर्क फंक्शन की जगह hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। ये hc कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है। यहाँ से आता है अपने पास दिस इज -1 बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड, दिस इज 1 बाय माइनस ऑफ 1/4 लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो 1 बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड माइनस 1/4 लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1/3 लैम्डा माइनस 1/4 लैम्डा। यहाँ से अगर अपन ने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3/4 लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1/12 lambda. This is 3. Lambda threshold comes out to be 9 lambda. तो lambda threshold is equal to n lambda लिखकर n की वैल्यू फाइंड करनी थी। That comes out to be 9. ओके, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्मॉल ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पर टॉपमोस्ट पॉइंट से रिलीज किया जाता है। उसमें ये जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, BC और AC। उसमें BC वाला पोर्शन स्मूथ है और AC वाले पोर्शन में फ्रिक्शन प्रेजेंट है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में म्यू है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 से इसको रिलीज किया जाता है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो नोटिस ये किया जाता है कि ब्लॉक जब यहाँ पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। तो पहले तो स्पीड गेन करता है, फिर फ्रिक्शन वाले सरफेस पर पहुंचता है, रफ सरफेस पर, और स्पीड लूज करके फाइनली रेस्ट पर आ जाता है। तो व्हाट वी विल डू इज कि B to A में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लिखा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा के, जो फोर्सेस लग रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में mg के कंपोनेंट्स अगर ले लें तो mg cos थीटा उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा और mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा। अगर A से C तक की लेंथ हम x मान ले तो C से B तक की लेंथ कितनी है, 2x क्वेश्चन में गिवन है। तो mg sin थीटा वर्क करेगा और यहां तक पहुंचने में कितना वर्क करेगा, mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3x। नॉर्मल का कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। और फ्रिक्शन का वर्क यहां से स्टार्ट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट फ्रिक्शन will be equal to mu into normal and normal will be equal to mg cos theta। तो फ्रिक्शन का वर्क आएगा माइनस ऑफ, माइनस क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 है। तो म्यू mg cos थीटा ये तो हो गया म्यू इनटू नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जितनी डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रिक्शन लगा वो है x, मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो यहाँ से mg एंड mg कैंसिल हो जाता है, x और x कैंसिल हो जाता है एंड व्हाट वी गेट इज म्यू इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो म्यू को क्वेश्चन में एक्सप्रेस किया हुआ था k tan थीटा से एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके।